हेलो एवरीवन। आज हम मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी शुरुआत के टॉपिक में हमने आपको बताया कि ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, रुधिर की प्रकृति क्या है, रुधिर किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगले वीडियो में हमने रुधिर वाहिनियों के बारे में आपको बताया, रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या काम है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मनुष्य का हृदय, हार्ट ऑफ द ह्यूमन। यहाँ पर हमने मनुष्य के हृदय की एक संरचना बनाई है जो साधारण और सबसे सरल जो हो सकती है पॉसिबल, हमने वो डायग्राम बनाया है। शुरुआत की वीडियो में हमने आपको बताया कि जो मनुष्य का हृदय है वो बाईं तरफ, जब श्वसन तंत्र का आपको डायग्राम बताया था उस समय बताया था बाएं तरफ का जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, जो फुफ्फुस है, उसके बाएं तरफ के फेफड़े में एक छोटा सा कोटर या छोटी सी खांच होती है जिसको हम कार्डियक नोच कहते हैं या हृदय खांच कहते हैं। उस हृदय के खांच के अंदर मनुष्य का यह हृदय पाया जाता है। तो यदि ये हमारा मनुष्य बाईं तरफ मनुष्य का हार्ट होता है तो हम इसकी स्थिति को क्लियर करने के लिए मान लीजिए हमने हृदय को यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पर रखा तो ये हमारे शरीर का दायां हिस्सा है, तो हृदय का ये वाला हिस्सा होगा वो दाहिना हिस्सा होगा, और ये क्योंकि हमारा बायां हिस्सा है तो हृदय के इस तरफ का जो हिस्सा होगा वो बायां हिस्सा होगा। तो मनुष्य की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो मनुष्य का जो हार्ट है उस हार्ट की संरचना के बारे में बात करें तो मनुष्य के हार्ट में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें से ऊपर के जो 2 कोष्ठक हैं उसको हम आलिंद कहते हैं, नीचे के जो 2 कोष्ठक हैं उसको निलय कहते हैं। आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं और या ओरिकल कहते हैं, और ये जो निलय हैं इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर की तरफ ये 2 आलिंद हैं और नीचे की तरफ ये 2 निलय हैं। अब इसमें भी ये जो आलिंद होगा इसका नाम है दायां आलिंद, दाईं तरफ पाया जाता है। ये जो आलिंद है इसका नाम है बायां आलिंद। नीचे की तरफ जो 2 चेंबर हैं वो निलय हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये दायां निलय होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये बायां निलय होगा। इस प्रकार 2 आलिंद और 2 निलय, इस 4 कोष्ठकों से मिलकर मनुष्य का हृदय बनता है। इस हृदय के बाहर की तरफ हमने एक पतली सी महीन आवरण और बनाया है। हृदय के चारों तरफ एक छोटी सी झिल्ली नुमा संरचना जो इसको चारों तरफ घेरे रहती है वो पाई जाती है, उसको हम परिहृदय या पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी हृदय को चारों तरफ से ढक के रखने वाली जो सुरक्षात्मक कवच है, जो सुरक्षात्मक आवरण है, उसको परिहृदय या पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम इस हृदय की बाह्य घर्षण से या बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करती है। देखिए जो 2 आलिंद हैं उन दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है, और ये जो 2 निलय हैं इन दोनों के बीच में भी एक सेपरेशन पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, और 2 आलिंद और 2 निलय के बीच में भी एक प्रकार का कपाट पाया जाता है। तो इनकी पोजीशन के आधार पर इन कपाटों के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। जैसे ये 2 आलिंदों के बीच में ये जो कपाट यहाँ पाया जा रहा है इसको हमने नाम दिया अंतरा आलिंद कपाट, यानी आलिंदों के बीच में पाया जाने वाला कपाट, इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम इसको बोलते हैं। उसी प्रकार 2 निलयों के बीच में जो कपाट पाया जाता है इसको अंतरा निलय कपाट कहते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो बाउंड्री है 2 आलिंद और 2 निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है इसको आलिंद निलय कपाट कहते हैं, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी आलिंद और निलयों को अलग करने वाला जो बैरियर है, जो बाउंड्री है, उसको हम आलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये मनुष्य के हृदय की वर्टिकल सेक्शन है, उसके अंदर दिखने वाली संरचनाएं हैं। अब देखिए इसके बाद हमने जैसा कि बताया कि मनुष्य के हृदय को और रुधिर वाहिनियों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो अब इस हृदय के साथ जो रुधिर वाहिनियां संयोजित हैं उसके बारे में बात करते हैं। रुधिर वाहिनियां पिछली क्लास में हमने आपको बताया 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, वैसे तो 3 होती है। तीसरी प्रकार की जो है वो सिर्फ रुधिर वाहिनियों का महीन जाल होता है जो कि अंगों के पास जाकर रुधिर वाहिनियां बढ़ जाती है, उसको केशिका कहते हैं। मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियां 2 प्रकार की हैं, जिसमें एक धमनी है और दूसरी शिरा है। शिराओं का क्या काम होता है, जो अशुद्ध रुधिर होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको अंगों से लेकर हृदय तक लेकर आना शिराओं का काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये एक बड़ी सी रुधिर वाहिनी बनाई, इसका नाम है अग्र महाशिरा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर केवल वेन, कुछ भी कह दीजिए इंग्लिश के अंदर। हिंदी में इसका नाम अग्र महाशिरा है। महाशिरा है इसका मतलब बहुत बड़ी है, और शिरा है इसका मतलब इसके अंदर अशुद्ध रुधिर आता है। हमने रुधिर के फ्लो को, ये जो लाल रंग की जो हमने एरो बताए हैं ये दरअसल ब्लड का फ्लो है। तो अग्र महाशिरा यानी कि हृदय के ऊपर जितने भी अंग हैं
ये जो हमारी गर्दन है, मुंह है, सिर है, इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक लेकर आने का जो काम करती है वो अग्र महाशिरा करती है। और जो अग्र महाशिरा होती है वो दाएं आलिंद में आकर अपने रुधिर को छोड़ती है, या अग्र महाशिरा दाएं आलिंद में आकर रुधिर त्यागती है। उसी प्रकार हृदय के नीचे जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आने के लिए जो रुधिर वाहिनी काम आती है उसका नाम है पश्चिम महाशिरा, पोस्टीरियर केबल वेन। ये पश्चिम महाशिरा पीछे से शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आएगी और ये भी अंत में आकर कहाँ खुलेगी? दाएं आलिंद के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर आकर खुलेगी। ये पश्चिम महाशिरा भी दाएं आलिंद जाकर खुलती है। अब देखिए ये जो अशुद्ध रुधिर है दाएं आलिंद के अंदर आ चुका है सारा का सारा। शरीर के अगले हिस्से से भी अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आया, शरीर के पिछले हिस्से से भी अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद के अंदर आया। अब ये सारा का सारा रुधिर इस दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है, 3 पल्लों वाला, 3 कस्पिड वाल्व जिसको बोलते हैं, 3 पल्लों वाला कपाट पाया जाता है। उस कपाट की सहायता से सारा का सारा रुधिर दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर चला जाता है। इन कपाटों की जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से होती है ताकि उसमें फ्लो ऊपर से नीचे तो हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जैसे रुधिर जाने लगता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए जो रुधिर है आलिंद से नीले के अंदर तो पहुंच जाता है, लेकिन नीले से वापस आलिंद के अंदर नहीं जाता। तो दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर ये रुधिर चला जाता है। अब क्योंकि सारा का सारा रुधिर डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अशुद्ध है, इस रुधिर को शुद्ध करना है। रुधिर को शुद्ध करने के लिए इसे हमें वहां भेजना होगा जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है, और वो है हमारे शरीर के लंग्स या फेफड़े। हमने आपको श्वसन तंत्र में बताया था कि हम जब गैसों का ग्रहण करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो उस समय उसके साथ ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में पहुंचती है, तो उन फेफड़ों तक इस रुधिर को पहुंचाना है। तो यहाँ से ये जो दायां नीले है, दाएं नीले से एक रुधिर वाहिनी निकलती है, बड़ी सी रुधिर वाहिनी, जिसकी आगे जाकर 2 शाखाएं बढ़ जाती है। ये दोनों शाखाएं दोनों फेफड़ों के लिए, दोनों लंग्स के लिए बढ़ती है। तो ये सारा का सारा अशुद्ध रुधिर इस रुधिर वाहिनी की सहायता से दोनों फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ये जो रुधिर वाहिनी है, इस रुधिर वाहिनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें धमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर जा रहा है, क्योंकि पीछे से अशुद्ध रुधिर आया था और आगे यह अशुद्ध रुधिर इसमें बह रहा है। और धमनियां जब हमने आपको बताई थी, उसमें बताया था कि धमनियां वे रुधिर वाहिनी होती हैं जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो धमनियों का ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। धमनियों का अपवाद कौन सा है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी धमनियों का अपवाद है, क्योंकि ये धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो फुफ्फुसीय धमनी से ये रुधिर चला जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर ये जाकर कोशिकाओं के चारों तरफ जाल बना लेगा। उन कोशिकाओं के अंदर फिर ऑक्सीजन आएगी और वो ऑक्सीजन इस रुधिर के अंदर मिल जाएगा और ये रुधिर ऑक्सीजन कृत हो जाएगा या शुद्ध रुधिर कहलाएगा। अब यह शुद्ध रुधिर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के योग्य है, लेकिन इस शुद्ध रुधिर को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के लिए इसको वापस कहाँ लाना होगा? हृदय में लाना होगा, क्योंकि हृदय पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करेगा, तब रुधिर वाहिनियों की सहायता से ये सारे अंगों तक जाएगा। तो इस शुद्ध रुधिर को जो अभी फेफड़ों में जाके शुद्ध हुआ है उसको वापस हृदय तक लाने के लिए फुफ्फुसीय शिरा पाई जाती है। ये फुफ्फुसीय शिरा इस हृदय के पीछे से भी आ रही है, दोनों फेफड़ों से आ रही है। जिस प्रकार ये फुफ्फुसीय धमनी दोनों फेफड़ों तक जाती है, उसी प्रकार ये फुफ्फुसीय शिरा दोनों फेफड़ों से आती है। तो फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रुधिर को लेकर हृदय के बाएं आलिंद तक आती है। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम फुफ्फुसीय शिरा है। हमने आपको बताया था शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यह ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर आ रहा है। तो ये फुफ्फुसीय शिरा भी एक प्रकार का अपवाद है शिराओं का। तो देखिए फुफ्फुसीय धमनी के नीचे भी हमने अपवाद दिखा है, फुफ्फुसीय शिरा के नीचे भी अपवाद दिखा है। ये अपवाद क्यों है अब आपको समझ में आया होगा कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रहता है, इसलिए अपवाद है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए ये अपवाद है। तो फुफ्फुसीय शिराओं से शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में आ गया, बाएं आलिंद से वापस आलिंद और नीले के बीच में यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ 2 पल्लेदार कपाट है, यहाँ से बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले से फिर एक रुधिर वाहिनी निकल रही है इस प्रकार से देखिए, और ये रुधिर वाहिनी फुफ्फुसीय धमनी के ऊपर से एक चाप बनाते हुए इसकी एक शाखा तो नीचे चली जाती है और एक शाखा ऊपर चली जाती है। ये नीचे वाली शाखा उन सभी अंगों तक शुद्ध रुधिर को लेकर जाएगी जिन अंगों से ये पश्चिम महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर जा रही थी हृदय की तरफ।
और ये अग्र महाधमनी जो है उन सभी अंगों तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाएगी जिन अंगों से पश्च महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आई थी। तो इस प्रकार पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा शरीर के पिछले और अगले हिस्सों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है, हृदय तक पहुंचाती है। हृदय से उस रुधिर को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़ों से वो शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिराओं की सहायता से वापस हृदय तक आता है और यहाँ हृदय पर आकर अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी की सहायता से शरीर के सभी अंगों तक यह शुद्ध रुधिर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार एक सर्कुलेशन के अंदर रुधिर का परिवहन होता है, इसीलिए इसको रुधिर का परिसंचरण कहते हैं। एक पूरे सर्कुलेशन के अंदर होता है, इसका पूरा सर्कुलेशन चलता है, इसका पूरा संचरण होता है, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इस डायग्राम में हमने रुधिर वाहिनियां भी बताई, इस डायग्राम के अंदर हमने हृदय की संरचना भी बताया और हमने ये भी बताया कि परिसंचरण की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है। परिसंचरण से संबंधित एक आदि परिभाषा और है जो कि महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। तो इसकी जब हमने कार्य की पढ़ी या जब इसका मैकेनिज्म पढ़ा तो हमने देखा कि जो हृदय है उसके संपर्क में रुधिर दो बार आया। एक बार तो जब रुधिर अशुद्ध था तब आया, एक बार जब रुधिर शुद्ध था तब आया। तो एक पूरे सर्कुलेशन के दौरान जब रुधिर हृदय से दो बार होके गुजरे तब उस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो दोहरे परिसंचरण की परिभाषा हम बता सकते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण किसे कहते हैं? बंद परिसंचरण का मतलब यही है कि जब रुधिर का परिसंचरण या सर्कुलेशन बंद रुधिर वाहिनियों की सहायता से हो तो उसे हम बंद परिसंचरण कहते हैं। बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रुधिर के बहने के लिए इस प्रकार की बंद रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, उनमें खुली जैसे नालियां होती है ना खुली, उसमें वैसे शरीर के अंदर पैसेज बने होते हैं, शरीर में पथ बने होते हैं, उसके अंदर उनका रुधिर बहता है। तो जिनमें रुधिर वाहिनियां खुले मार्गों में बहती हैं या रुधिर खुले मार्गों में बहता है वहां खुला रुधिर परिसंचरण कहलाता है। और जिन जंतुओं के अंदर रुधिर के बहने के लिए बंद नलिकाकार संरचनाएं रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने रुधिर परिसंचरण की क्रियाविधि को समझा है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये डायग्राम वैसे मैं कोशिश करता तो साथ के साथ बनाता ताकि आपको बनाने का प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन अगर साथ के साथ बनाते तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से इसको बना के रखा है। इसको आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। ये कहीं भी क्योंकि इस संरचना में से काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। कपाट कौन कौन से हैं, उन कपाटों के नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो बायां नीले है वो सबसे बड़ा है। पश्च महाशिरा क्या काम करती है, अग्र महाशिरा क्या काम करती है, रुधिर का सारा इसमें देखिए बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए कि सारा का सारा अशुद्ध रुधिर हृदय के कौन से हिस्से से संबंधित है, दाएं हिस्से से या बाएं हिस्से से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा अशुद्ध रुधिर पहले दाएं आलिंद में आया फिर दाएं नीले में आया। ये दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक कपाट है। इसी प्रकार दाएं नीले से बाएं नीले में नहीं जा सकता, यहाँ पे भी कपाट है। तो सारा का सारा जो दायां हिस्सा इसमें अशुद्ध रुधिर है और जो बायां हिस्सा सारा का सारा उसमें शुद्ध रुधिर है। तो इस प्रकार से ये इसकी कार्य की है, इसकी फिजियोलॉजी है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।